कैदखाना टावर की ऊपर की मंजिल पर गोलियों की आवाज़ गूंज रही थी, जहां नेल्स, जो कि वाहिद कैदी थी, को कैद किया गया था। कुछ वक्त पहले तक वो शहजादी थी और वेस्टू सल्तनत की अगली शहंशाह बनने वाली थी, एक बेमिसाल ताकत की मालिक। वेस्टू सल्तनत, जो एलांतरी खानदान के साथ एक अबदी इत्तेहाद में थी, जो कि बर्र-ए-आज़म के सबसे मुतबर खानदानों में से था और कदीम हीरो एलांतरी की अलामत थी, जिसके पास पुरस्रार बनफशी ईंट थी। अगरचे इसका शौहर, शहजादा, उसे एक हकीर हरम की बीवी की तरह सलूक करता था और उसे ये याद दिलाता रहता था कि वो एलांतरी खानदान की पैदावार नहीं थी बल्कि एक कमतर नोबल खानदान की गोद ली हुई बेटी थी। नेल्स ने ये सब बर्दाश्त किया। इसने सोचा कि ये अपने खानदान के लिए है। लेकिन तकरीबन 1 साल पहले एलांतरी खानदान ने अपने देरीना अज़ाइम का इंकिशाफ किया और सल्तनत से आज़ादी का ऐलान किया और अपने आप को शाही खानदान के तौर पर मुतारफ कराया। और जब वेस्टू सल्तनत, जो इस आज़ादी को रोकने में नाकाम रही थी, ने एलांतरी सल्तनत की आज़ादी को बाकायदा तस्लीम किया ताकि मौजूदा तनाज़ात को हल किया जा सके, उसकी मौजूदगी को ऐसे नज़रअंदाज किया गया जैसे वो कभी थी ही नहीं। शहजादा, जिससे नेल्स कई सालों से शादी शुदा थी, अचानक उसको कैद करके ये ऐलान करता है कि वो इसकी गोद ली हुई बहन, वैलेंटाइन, जो कि एलांतरी सल्तनत की मौजूदा शहजादी थी, से शादी करेगा। तो एलांतरी खानदान ने इसका क्या जवाब दिया? जवाब था बाहर से आने वाली बड़ी जुलूस की आवाज़ें। कुछ दिन पहले गार्डस के दरमियान होने वाली बातचीत के मुताबिक एलांतरी खानदान का वफ्द, नई दुल्हन, के साथ पहुंचा था। मुझे छोड़ दिया गया। नेल्स ने अपने आप से हजारों बार ये जुमला दोहराया। 12 साल पहले, जब वो अभी एकेडमी की तालिबा थी, उसकी मां, जो एलांतरी खानदान की दूर की रिश्तेदार थी, इंतकाल कर गईं और वो यतीम हो गई। उसके वालिद, जो कि एक कम दर्जे के सिपाही थे, उससे पहले ही मर चुके थे और वो उनका चेहरा तक याद नहीं कर सकती थी। एलांतरी खानदान ने उसे गोद ले लिया और उसे एक घर और खानदान दिया। अगरचे दोक और दौकनी और वैलेंटाइन ने कभी भी इसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया, नेल्स ने ये सोचा कि उसे उनके एहसान का बदला चुकाना है। लिहाजा उसने खानदान के लिए सब कुछ किया। वाकई, सब कुछ। इसने रातों को जागकर आला सोसाइटी के आदाब सीखे, कभी कभार खानदान के दुश्मनों से झूठ बोलकर विलन का किरदार अदा किया, और आखिरकार एक ऐसे मर्द से शादी की जिससे वो मोहब्बत नहीं करती थी और इसके जुल्म को बर्दाश्त किया। उसकी शादी के बाद भी उसने खानदान के लिए बहुत से लोगों को ख़त्म किया उसने सल्तनत के लिए कुछ नहीं किया। हकीकत में उसका शौहर, शहजादा, अपनी हरम की बीवी के इश्क में मुब्तला था, लेकिन नेल्स वो थी जिसने सालों तक पूरी सल्तनत के आराम के लिए मेहनत की, बशमूल शहजादे के। ताहम, दोनों खानदानों का रवैया ऐसा था जैसे नेल्स का कभी कोई वजूद ही नहीं था। इसकी बाएं टांग, जो कि जालिमाना तशद्दुद की वजह से माजूर हो गई थी, अचानक हरकत करने लगी। मेरे साथ क्या होगा? एक लम्हे के लिए सूरज की रोशनी दीवार के दरमियान एक दरार से चमकी, जिसने उसकी अंधेरी कोठरी को रोशन कर दिया। नेल्स की बेजान आंखों में सूरज की रोशनी मुनकिस हुई, जो रंगों के चमकते हुए तूफान की तरह नजर आ रही थी। वो अफसानवी खुसूसियत, जो सिर्फ सल्तनत के खानदान में जानी जाती थी, मगर नेल्स में दरियाफ्त हुई थी, जिसके बाइस उसे एलांतरी खानदान ने गोद लिया और आखिरकार वो शहजादी बन गई थी। ये थी बनफशी ईंख। कीमती बनफशी ईंख, जो अब तक इसके लिए किसी काम की नहीं थी जब वो जेल में थी, इसके बजाय सल्तनत के खानदान के गुस्से का आला बनी थी, जिससे उसका जिस्म तवील और दर्दनाक तशद्दुद का शिकार हुआ। लेकिन जब वो जेल से निकलेगी, नेल्स ने खुद पर हंसते हुए सवाल किया। नेल्स, क्या तुम वाकई भाग सकती हो? शुरू से ही सल्तनत के खानदान का पैगाम वाज़ेह था, उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं था और वो सिर्फ उनके खेल की एक पे थी। भाई नील तो इस सूरत-ए-हाल के बारे में जान जाएगा। इसके बाकी खानदान को नेल्स की परवाह नहीं हो सकती थी, लेकिन एक शख्स मुख्तलिफ था। सिर्फ एक शख्स, नेलुसियन, एलांतरी खानदान का वारिस और नेल्स का गोद का भाई, मुख्तलिफ था। इस सूरत-ए-हाल में नेलुसियन नेल्स की वाहिद उम्मीद था। वो हमेशा मेहरबान था और इसकी अहमियत को तस्लीम करता था, इसलिए वो ज़रूर सल्तनत से इसकी रिहाई की दरख्वास्त करेगा। उसी लम्हे कोठरी का लोहे का दरवाज़ा चरचरा कर खिला।
नेलस ने जबलता ऊपर देखा, लेकिन वो शिकंजे वाला, जो मशल के साथ आता था, नहीं था। वैलेंटाइन, जो चमकदार लिबास में मलबूस थी, बेजारी के साथ कोठरी में दाखिल हुई। इसके चेहरे पर एक बदसलूकी मुस्कुराहट थी। अगरचे उन दोनों की उम्र सिर्फ 1 साल की फर्क थी, दोनों बहनों का मुवाजना करना ऐसा था जैसे वो मुख्तलिफ दुनियाओं से ताल्लुक़ रखती हूँ। नेलस का चेहरा नाजुक था, लेकिन इसकी आंखें मुसलसल पीछे देखने की वजह से थक चुकी थीं, और उसका जिस्म तशद्दुद की वजह से कमज़ोर हो चुका था। दूसरी तरफ वैलेंटाइन का एक मासूम और पुरइत्मीनान अंदाज था। वो खुसूसियत थी जो सिर्फ वो लोग रखते थे जो सबकी मोहब्बत में मुब्तला होते थे। वैलेंटाइन ने नेलस को हिकारत से देखा, इसका हसीन चेहरा बेजारी से मसखा था। नेलस ने आखिरकार वैलेंटाइन के कपड़े देखे, जो उसने सिर्फ पहले अपने आप पर गुमान किया था कि वो बेहद खूबसूरत थीं। वैलेंटाइन के जो लिबास थे वो थे जो नेलस ने शहजादी के तौर पर पहने थे। सुनहरी रेशम और जवाहरात से सजे कपड़े जो सिर्फ सल्तनत के बराह रास्त अरकान पहनते थे। नेलस ने सीने में उभरती हुई मायूसी को दबाते हुए एक पुरसुकून लहजे में पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वैलेंटाइन ने नेलस को ऊपर से नीचे तक देखा और जवाब दिया, आई थी तुम्हारे आखिरी लम्हे देखने। वैलेंटाइन का चेहरा खुशी से रोशन हो गया, गोया वो मौजूदा सूरत-ए-हाल से पूरी तरह खुश थी। तुम्हारी शक्ल लगती है जैसे तुम भाई नील का इंतजार कर रही हो। लेकिन बदकिस्मती से, वो अपनी नई बीवी के साथ खड़ा होने वाला है। नई बीवी। एलांतरी खानदान ने बहुत से बाअसर लोगों के साथ इत्तेहाद किया था, बशमूल मौजूदा पापा ऑमंडस्टीन, सल्तनत से आज़ादी हासिल करने के लिए। इसके बदले पापा ने बर्जिट, अपनी नाजायज बेटी और नेलुसियन के साथ मंगनी की पेशकश की थी। नेलस इस सूरत-ए-हाल से बखूबी आगाह थी, क्योंकि वो खुद इन मुज़ाकरात में शरीक थी। हालांकि वो ही थी जिसने मुज़ाकरात की क़यादत की थी। नेलस ने खुफिया तौर पर मायूसी महसूस की थी। नेलस को ऐसा लगा कि नेलुसियन ने इसके जज्बात को समझा है और इससे मेहरबानी की है, लेकिन हकीकत में ये सब सिर्फ एक सियासी खेल था। नेलस जानती थी कि वो कभी भी इसके साथ नहीं रह सकती थी क्योंकि वो पहले ही शादीशुदा थी। फिर भी इसके मीठे अल्फाज उस वक्त इसके दिल को तसल्ली देते थे। लेकिन क्या भाई नील भी यहाँ आया? सख्त हकीकत नेलस पर एक भारी पत्थर की तरह गिरा। अगर नेलुसियन ने नेलस के बारे में कभी सोचा भी होता, तो वो जानता कि एलांतरी खानदान के आज़ादी के ऐलान के बाद इनके दरमियान कभी कोई राब्ता नहीं हुआ। वैलेंटाइन हंसी, अपने शानदार पंखे से अपना चेहरा ढांपते हुए, फिर नेलस का ठोड़ी पंखे से उठाया और ठंडे अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, आंख खोलो। तुम सिर्फ एक कम जात की गोद की बेटी हो, सोच रही हो कि तुम मेरी सच्ची बहन हो। नेलस के बदन में सहम कर सर्दी दौड़ गई। अचानक उसे कुछ समझ आया और उसने एक बेरंग चेहरे के साथ पूछा, क्या ये सब शुरू से तुम्हारा ख्याल था? मां, वालिद और तुम सबका? भाई नील को छोड़ दो। ये वो था जिसने तुम्हें गोद लेने और शहजादे के पास भेजने की तजवीज़ दी थी। वैलेंटाइन ने बदतरीन अंदाज में कहा, तुम मुफीद थीं। तुम्हारे पास एक अच्छा दिमाग था और तुम्हारी आंखें हमारे खानदान की तरह थीं। और तुम एक ऐसी पोजीशन में थी कि हमारे साथ ताअवुन कर सको। लेकिन अब जब तुम्हारी ज़रूरत नहीं रही, तो तुम्हें गायब हो जाना चाहिए, ताकि हमारे दोनों मुल्कों के दरमियान एक साफ सुथरी नई शुरुआत हो सके। नेलस की आंखों से आंसू बहने लगे, जो बहुत अरसे से खुश्क हो चुके थे। बनफशी आंखें, जो मशल की रोशनी में चमक उठी, एक कीमती जवाहिर की तरह चमकने लगी। हत्ता कि वैलेंटाइन, जो एलांतरी खानदान की बराह रास्त रुकन थी और नीली आंखों वाली थी, ये मंजर देखकर खुश दिखाई देती थी। इतनी गुस्सा ना हो। शुरू से ही ये गैर मुतवक्के था कि शहजादा तुम जैसे कम जात के गोद की बेटी से खुश हो सकेगा। ये क्या अहमियत रखता है कि आंखों का रंग क्या है जब हकीकी ताकत की बात हो। हम जैसे लोगों के लिए, शादी एक मुआहदा है, और ये कुदरती बात है कि हम अपने जिस्मानी खून को तरजीह दें। किया नेलस ने कभी खानदान के लिए कुछ नहीं किया। ये ऐसा नहीं था कि वो बड़ी तारीफ या इनाम की तवक्को करती थी। इसे सिर्फ ये चाहिए था कि कोई इसकी मेहनत को तस्लीम करे। बस यही वो चीज़ थी जो वो चाहती थी। नेलस का दिमाग चक्कर रहा था और वो कुछ नहीं कह पा रही थी।
वैलेंटाइन को शायद इस पर भी इत्मीनान नहीं था और उसने नेलस के गाल पर अपने पंखे से थप्पड़ मारा। तुम वाकई बेवकूफ हो। तुमने अपनी शादी की जिंदगी को भी ठीक से नहीं चलाया किया। जब भी मैंने वो बेशर्म चीज देखी मुझे तुम पर तरस आता था। लेकिन वैसे 3 दिन में ये सब खत्म हो जाएगा। एक बार जब मैं शहजादी बन जाऊंगी तो मैं इस औरत को महल से निकाल दूंगी। क्या ख्याल है? क्या तुम इसके लिए शुक्रगुजार नहीं हो? तुमने भी इस औरत से नफरत की थी क्या नहीं? शहजादा के हरम मैगरा, जो कई सालों से हर जगह शहजादी की तरह सलूक कर रही थी, सिवाय सरकारी तकरीबात के, वो नेलस के साथ एक मुख्तलिफ जिंदगी गुजार रही थी। मैगरा, जो हसीन और दिलकश थी, ने नेलस को काफी अरसे तक सताया था। तो वैलेंटाइन के अल्फाज सच थे। तुम भी बिलाखिर ऐसे ही हो जाओगी। नेलस की आवाज मध्यम हो गई जैसे वो दुहाई दे रही हो। मुझे अब मरना नहीं है। इसे पकड़ो, जोसेफ। वैलेंटाइन ने आराम से हुक्म दिया। वो सिपाही, जो मशल के साथ आया था, नेलस के जिस्म को पकड़ रहा था। नेलस ने उसे आंखों में आंखें डालकर पुकारा। मुझे छोड़ दो। मैं तमधारी आका की बहन हूँ। सिपाही ने अपनी आंखें बंद कर लीं, उसे देखने की हिम्मत नहीं थी। वैलेंटाइन ने इस पर मुस्कुराहट छोड़ी। बहन, तुम अब भी ये बकवास कर रही हो। लेकिन तुम्हारी वजह से हमारा खानदान एक इज्जतदार शाही खानदान के तौर पर जाना गया था। एक अच्छी बात बताऊं? वैलेंटाइन की खूबसूरत नीली आंखों में हकारत थी जैसे वो नेलस पर नजर डाल रही हो। नेलस को बाहर का आसमान याद आया, जिसे वो बहुत अरसे से नहीं देख सकी थी। नेलुसियन की भी ऐसी ही आंखें थीं। एक हसीन नौजवान, जिसके पास लंबे चांदी जैसे बाल और नीली आंखें थीं। एक वक्त था जब सिर्फ साफ नीले आसमान को देखकर नेलस को ऐसा महसूस होता था जैसे वो इसके साथ हो। लेकिन अब नेलस को नीला रंग नफरत अंगेज महसूस होने लगा। तुम्हें नहीं लगता कि तमधारा भाई नील ही वो था जिसने तमधारी में इस झुंझट वाली औरत को खत्म किया था? नेलस का जिस्म सर्द पड़ गया। इसने इस लम्हे से शक किया था जब इसने सुना था कि नेलुसियन वो था जिसने उसकी गोद लेने की हिमायत की थी। सब कुछ बेमानी हो गया था। उसकी सारी जिंदगी एक झूठ थी। फिर जिंदा रहने का क्या फायदा था? मुझे लगता है कि तुम्हें ये पता है क्या नहीं। वैलेंटाइन ने एक छोटी सी बोतल निकाली और इसके मवाद को नेलस के मुंह में अनडील दिया, जिसे सिपाही ने खोल दिया था। शुक्रिया शहजादी की मेहरबानी का, जो तुम्हें एक दर्द से आज़ाद मौत दे रही है। तुम इस तरह मरने से ज्यादा बदतर तरीके से नहीं मर सकती। क्या ये अच्छा नहीं है? खुशकिस्मत हो कि तुम्हारे पास इतनी चीजें हैं जिनके लिए तुम शुक्रगुजार हो जब तुम अपनी मौत के करीब पहुंचो। नेलस की नज़र धंधिला गई। वो ये नहीं बता पा रही थी कि क्या ये जहर की वजह से था, इसके इंसूम की वजह से, या उसे जमीन पर गिरा देने की वजह से। इसने बस खुद को एक लामुतनाही खला में गिरता हुआ महसूस किया। सिर्फ वैलेंटाइन की मध्यम हंसी सुनाई दे रही थी। दूर एक मध्यम पतली रोशनी नमूदार हुई। नेलस टरूइड ने अपनी नींद से आंखें खोलीं, रोते हुए। वो तारीक जेल का कमरा, जो सड़े हुए जख्मों की बदबू से भरा हुआ था, अब कहीं नहीं था। कमरा खुशबू से भरा हुआ था और बिस्तर अगरचे नरम नहीं था, साफ था। कमरे में कोई नहीं था। इसके बजाय एक पुराना दरीसर और टोकरी थी, जो तवील अरसे से भला दी गई थी। सादा, देहाती अंदाज का दरीसर और टोकरी, जो उसके वालिद ने बनाई थी, घर की दीवारों को सजाते थे। यहाँ तक कि वो पुराना झूलने वाला कुर्सी भी मौजूद थी, जिस पर उसकी मां बैठा करती थी। क्या ये एक ख्वाब था? या फिर जन्नत? अगर ये जन्नत थी तो और कुछ नहीं हो सकता था। नेलस बिस्तर से उतरकर अपने चप्पल पहनकर बाहर निकली। इसने कमरे का चक्कर लगाया, जान पहचान की चीजों और खुशबुओं को महसूस किया। फिर उसे एहसास हुआ कि उसका जिस्म वैसा नहीं था जैसा वो याद करती थी, और उसने अपने बाजू और टांगें देखी। ये वो जिस्म नहीं था जो इसकी 30 की दुहाई की एक औरत का होता। ये बहुत पतला और छोटा था, लेकिन तवानाई से भरा हुआ था। बिल्कुल एक लड़की की तरह, जब वो स्कूल जाने से पहले छोटी थी। लिज। उसी वक्त दरवाजा खिला और एक औरत की आवाज आई। वो आवाज थी जिसे नेलस ने बहुत अरसे से सुना था। नेलस दौड़कर उसकी तरफ बढ़ी और पुकारा, अम्मी, आगा क्यों रो रही हो?
उसकी मुंह, जो कमरे में दाखिल होकर अपने हाथों को अपरन में रगड़ रही थी, नेलस के आंखों से बहते हुए आंसुओं को हैरानी से देख रही थी। उसकी मुंह, जो इससे कम उम्र दिखाई दे रही थी। हर मौसम गर्मा की तातीलात में उसकी मुंह थोड़ी ज्यादा उम्र की लगती थी। अब नेलस को याद आया कि उसकी मुंह स्कूल में उसके जाने के दौरान इस पर जानलेवा धमकियां दे रही थी। उसके दिल में दिख उठा और वो अफसोस महसूस करने लगी। उसकी मां ने उसे इतनी मेहनत से अकेले पाला था और ये इसका हक नहीं था कि वो इस तरह का अंजाम देखे। नेलस ने अपनी मुंह को सख्ती से गले लगाया, जैसे वो खौफजदा थी कि ये ख्याली मंजर कहीं गायब ना हो जाए, और उसकी मुंह ने उसे गले लगाकर इसकी मोहब्बत भरी खुशबू के साथ तसल्ली दी। ये इतना वाज़ेह था कि ये ख्वाब नहीं था, लेकिन किया ये हकीकत थी। वो जेल, वैलेंटाइन, वो गंदे गद्दार कहाँ थे? नेलस ने अपनी मां की तरफ देखा और पूछा, किया ये जन्नत है? उसकी मां हंस पड़ी और मोहब्बत भरी नजरें डालकर नेलस के माथे पर बोसा दिया और नरमी से पूछा, किया हमारा घर तुम्हें जन्नत जैसा लगता है? किया तुम स्कूल नहीं जाना चाहती? यही जवाब था। ये जरूर एक बुरा ख्वाब था। ऐसी बुरी बात नहीं हो सकती। नेलस ने अपनी मुंह को फिर से गले लगाया और रोती रही। उसकी मुंह चुंक गई और नेलस को सख्ती से गले लगा लिया। मुझे भी तुम्हें दूर भेजने की फिक्र है। हमारी आगा, तुम तो हमेशा मुंह के साथ रही, और अब तुम ऐसे लोगों के साथ स्कूल जा रही हो। लेकिन किया ये वाकई एक ख्वाब था? इसने वो अल्फाज सुने थे, उसी आवाज और लहजे में। नेलस कांप उठी। इसे पूरी तरह याद था वो मायूसी, गुस्सा और दर्द जो उसने अपनी मौत से पहले महसूस किया था। इसे वो सब कुछ भी याद था जो इससे पहले हुआ था, जैसे ये सब कुछ अभी कल ही का वाकया हो। इसने कभी भी ऐसा ख्वाब नहीं देखा था। तो फिर वो वापस आ गई थी, किसी ना किसी वजह से। माँ की बातें सुनकर नेलस ने ये समझा कि वो अब 12 साल की हो चुकी है, वो उम्र जब वेस्टू सल्तनत के तमाम आला खानदानों के बच्चों को नोबल अकेडमी में जाना पड़ता है। नेलस का हाथ, जो अपनी माँ की सिगरेट को पकड़कर सफ़ेद हो गया था, अब भी मजबूत था। इसे वो जगह जल्द ही छोड़नी होगी। वो जगह जहां इसका पहला खौफनाक ख्वाब शुरू हुआ था, अकेडमी। अम्मी। नेलस ने अपनी मां की तरफ देखा। उसकी मुंह की सूरत अफसुर्दा हो गई, जैसे उसकी बेटी की मुहतात और गमगीन शक्ल देखकर। इस वक्त तक मां और बेटी कभी एक दूसरे को इस अंदाज से अफसुर्दा नहीं देखी थी। नेलस की बचपन की शख्सियत रोशन और खुश मिजाज थी, जो उसकी मुंह से मिलती थी। आ गया, तुम्हारी क्या हालत हो गई है? उसकी मुंह ने पूछा। क्यों उस वक्त उसे समझ नहीं आया? उसकी मुंह भी उदास और अकेला महसूस हो रही थी, जब वो अपने वाहिद खानदान के फर्द को दूर भेज रही थी। लेकिन वो अपने वक़ार के बावजूद नेलस की फीस की अदायगी के लिए दूर दराज के रिश्तेदारों से पैसे उधार लेती थी और नेलस को स्कूल भेज देती थी। हालांकि खानदान ने इसे लाताल्लुक़ कर दिया था, ये कहते हुए कि अगर वो एक कम मर्तबा वाले सिपाही से शादी कर रही है, तो उसे उनसे ताल्लुकात तोड़ देने चाहिए। ये इसलिए था कि उसकी मां यकीन रखती थी कि स्कूल नेलस की जिंदगी बेहतर बनाएगा। नेलस ने कहा। उसे एकेडमी जाना था। लेकिन इस बार वो उन नफरत अंगेज लोगों को अपनी मर्जी का कुछ नहीं करने देगी। हमारी आगा, उसकी मां ने जवाब दिया। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। तुम अच्छा करोगी और वापस आओगी। उसकी मुंह का चेहरा, जो उदास था, अब मुस्कुरा रहा था। जब उसकी मुंह के चांदी जैसे बाल सूरज की रोशनी में चमके, नेलस ने अचानक एक और शख्स को याद किया, जिसके बाल उसी चांदी जैसे थे। नेल्सन एलिनेटरी। एक लम्हे के लिए नेलस के चेहरे पर नफरत की लहर दौड़ गई। उसकी मुंह नेलस के चेहरे को देखकर चकरा गई। लेकिन नेलस फौरन मुस्कुरा दी और ऐसा जाहिर किया कि जैसे उसने कभी भी बच्चिकाना चेहरा नहीं बनाया था। कब जाना है? कल सुबह। तुम्हें जल्दी उठना याद है ना? मैं हमेशा जल्दी उठती हूँ। उसकी मुंह हंसी। शायद। तुम तो आजकल देर तक सोती हो। ये सच था कि एलिनेटरी खानदान को गोद लेने के बाद नेलस ने अपनी जिंदगी को इस तरह बदल लिया था कि वो ड्यूक और डचस के लिए बोझ ना बने। वो हमेशा दूसरों से पहले उठती थी, पूरे दिन पढ़ती थी और सबसे देर तक सोती थी। नेल्सन ने उसे मजाक में कहा था कि उसी वजह से वो कद लंबी नहीं हो रही। लेकिन अब वो अपनी बढ़ोतरी की उम्र को अबूर कर चुकी थी।
वो मामूली यादें जो उसके लिए कीमती थीं, जो कि इसने महल में अकेले जिंदगी गुजारने के दौरान बर्दाश्त की थीं, अब बस नफरत अंगेज बन चुकी थीं। अब ये सब दोबारा नहीं होगा। नेलस ने अपनी मुंह से आहिस्ता कहा। मैं कल जल्दी उठूंगी, देखना। हमारी बेटी हमेशा वही करती है जो कहती है, ना। उसकी मुंह ने नरमी से कहा और नेलस की पीठ पर हाथ पटका। फिर जैसे कि वो कह रही थी कि उठना वक्त है, उसने मजाक में नेलस के जिस्म को 2 बार पीट दिया। ठीक है, अब तुम्हारा सामान पैक करते हैं। हम अभी करती हूँ। बराह करम मुझे सेहतमंद रहने के लिए इंतजार करना अम्मी। अगर वाकई में वक्त में वापस आ गई हूँ, तो शायद खुदा ने मुझे तुम्हें बचाने का मौका दिया है। नेलस ने खुद से आहिस्ता कहा, अपनी मुंह की गर्मी को आखिरी बार गले लगाते हुए। जहाँ एकेडमी वाक़ई थी वो शहर का नाम काटीना था। ये शहजादा कैटेरिना के नाम पर था, जिसने पहले एकेडमी कायम की थी, और ये सिर्फ एकेडमी के तलबा और असातिज़ा की आमदनी पर चलता था। एक तवील सवारी के बाद जब नेलस काटीना स्टेशन पहुंची, तो उसने अपने हम उम्र बच्चों को अपने इर्द गिर्द देखा। नेलस ने इन सब के चेहरे पहचान लिए, और ये अजीब था कि जो बच्चे कभी इसका मजाक उड़ाते थे, वो अब इतने मासूम और शर्मीले दिखाई दे रहे थे। नेलस पहले ही शहर की जोग्राफिया को अच्छी तरह जानती थी, लिहाजा वो जल्दी से और महारत से चलती हुई, एक बड़ी बैग के साथ जो तकरीबन इसके बराबर थी, चल पड़ी। जो बच्चे खैर महफूज महसूस कर रहे थे, उनकी नजरें इस पर मरकूज हो गईं। पहला वजह इसका रवैया था और दूसरा इसकी अर्गवानी ऊँख थी। अर्गवानी ऊँखें बहुत नायाब होती हैं, लेकिन हल्की लीला रंग की ऊँखें गैर मामूली नहीं हैं। ताहम नेलस की गहरी सुर्ख अर्गवानी रंग की ऊँखें ऐसी थीं जो वहाँ मौजूद किसी ने कभी नहीं देखी थीं। ये अर्गवानी आंखों की अलामती अहमियत की वजह से था कि एलिनटरी खानदान ने उसे अपनी बेटी के तौर पर गोद लिया था और उसे शहजादा बनाने के लिए भेजा था। अर्गवानी आंखें एलिनटरी की अलामत थीं, जो 3 हीरोज में से एक थे जिन्होंने शैतानी अजदहे को शिकस्त दी थी और सल्तनत के क़याम के लिए बुनियाद रखी थी। मौजूदा एलिनटरी खानदान ने यह दावा किया था कि वो एलिनटरी के कानूनी नस्ल हैं, लेकिन उनके पास अर्गवानी आंखें नहीं थीं। नेलस ने यह अजीब पाया कि इसके पास अर्गवानी ऊँखें थीं, जो उसकी मुंह के पास नहीं थीं, लेकिन ये मुमकिन था कि ये किसी दूर के रिश्तेदार से विरासत में आई हों। जब वो बड़ी हो रही थी, तकरीबन 18 साल की उम्र में, अर्गवानी ऊँखें मजीद नुमायाँ हो गईं, और जो नजरें उसे मिल रही थीं वो मजीद शिद्दत इख्तियार कर गईं, चाहे अच्छी हों या बुरी। अरे! एक औरत की आवाज़ करीब से आई। नेलस ने इर्द गिर्द देखा और एक लग्जरी कैरिज के सामने रुकने वाली एक बुलंद कामत औरत को देखा। एक कद बुलंद औरत कैरिज से उतरी। वो नौकरानी लग रही थी, लेकिन नेलस उसे नहीं पहचान सकी। शायद वो किसी ऐसी शख्सियत की मुलाजिमा थी जो अभी फारिग हो रही थी। नौकरानी नेलस के करीब आई और नीचे देखते हुए पूछा। चूंकि उसने अर्गवानी आंखों का कोई रद्द-अमल नहीं दिखाया था, इसलिए ये मुमकिन था कि वो किसी इतने आला खानदान से ताल्लुक ना रखती हो। क्या तुम यहाँ से हो? नौकरानी समझ रही थी कि नेलस किसी मामूली खानदान से है क्योंकि वो कोई मुलाजिमा नहीं रखती थी और एक बड़ी बैग उठाए हुए थी। दरअसल नेलस का लिबास इतना साफ नहीं था क्योंकि वो तवील सफ़र के बाद आई थी। नेलस ने अपनी बैग नीचे रखी और अपनी ठोड़ी उठाकर कहा, मैं एक सिपाही की बेटी हूँ। क्या तुम मुझसे ऐसे बात करके मेरा मजाक उड़ाना चाहती हो? नौकरानी का चेहरा तज्जुब से सफ़ेद हो गया। इसने फौरन झुककर माजरत की। मुआफ़ कीजिएगा, बीबी। कैरिज के अंदर से हंसी की आवाज़ आई। कुछ ही देर में एक लड़की जो रोशन मुस्कुराहट के साथ थी, कैरिज के दरवाजे से झांक रही थी। वो लड़की जो सुर्खी माइल भूरा बालों वाली थी, नेलस के लिए एक अजनबी थी। नेलस ने सर हिलाकर सोचा कि क्या वो लड़की इसकी उम्र की थी। यकीनन, नेलस हर नौजवान नोबल खातून को नहीं जानती थी जो इस समाजी हल्के में थी। लेकिन उसे अपने हम उम्र तमाम लड़कियों को जानना चाहिए था जो एकेडमी में दाखिला लेकर फारिग हो चुकी थीं। एम्पायर के कानून के मुताबिक, नोबल खानदान के बराह रास्त नस्लों, यानी बार्न या इससे ऊंचे दर्जा के खानदानों के बच्चों को एकेडमी जाना जरूरी था। दूसरी तरफ नोबल के गैर मुस्तकीम नस्लों के बच्चों को, जैसे सिपाहियों के खानदानों के बच्चे, एकेडमी में दाखिले के लिए ख्वाहिश और माली इस्तिताअत पर मुनहसर होता था। नेलस उसी दूसरे जुमरे में आती थी।
ताहम कभी कभार नोबल के गैर मुस्तकीम नस्लों के बच्चों को माली मुश्किलात की वजह से स्कूल छोड़ना पड़ता था। किया ये लड़की उनमें से थी। कैरिज और नौकरानी के लिबास से लगता था कि वो किसी बहुत अमीर खानदान से ताल्लुक़ रखती थी। जब नेलस ने ये सोचा तो नौकरानी ने जल्दी से अपना बैग एक मुलाजिम को दिया और नेलस ने महारत से कैरिज में बैठकर जगह बनाई। जब नेलस कैरिज में बैठी थी तो उसने देखा कि दयन की टांग मुतासिर थी। दयन मुस्कुरा कर नेलस की तरफ देखते हुए बोली, मेरी टांग में थोड़ी तकलीफ है। तो बरू ने कहा था कि वो नहीं जानते कि क्या मैं स्कूल की जिंदगी जारी रख सकूंगी। क्यों? किया ये अब भी तकलीफ देती है? ऐसा नहीं है, लेकिन वो अभी भी परेशान हैं। नेलस ने हालात को ठीक से समझ लिया। बच्चे फितरी तौर पर कमजोरी को पहचान लेते हैं। अगरचे ये दयन के लिए इतना मुश्किल नहीं था जितना नेलस के लिए था, जो कि किसी खानदान के ताकत के बगैर थी। दयन को भी स्कूल की जिंदगी को अपनाना मुश्किल हो सकता था। कैरिज आहिस्ता से नेलस के दिखाए हुए रास्ते पर चल रही थी। नेलस ने जल्द ही अपनी नज़रें स्कूल की इमारत पर मरकूज कर दीं, जो करीब आती जा रही थी।